आप जब हांडी भर भात बनाते हैं तो दुइये दाना दबा के देखते हैं कि पका है कि कच्चा है। आप बिहार का जातीय जनगणना आ गया, पूरे देश का कमोबेश यही हालात है, यही स्थिति है। एकदम होगी, ये मंडल पार्ट 2 की आगाज है, ये मंडल पार्ट 2 की शुरुआत है। तो आपको लगता है कि ऐसा होगा? एकदम होगा, बिल्कुल होगा। भाजपा तो आया ही है आरक्षण खत्म करने के लिए, वो तो आया ही है कि संविधान का समीक्षा करने के लिए। ऐसे आप कैसे कर रहे हैं कि भाजपा संविधान खत्म करने आया है? वो तो प्रतिदिन कर रहा है। नहीं, आप तो एंटी भाजपा नहीं, दिन प्रतिदिन कर रहा है। कैसे एंटी भाजपा की क्या बात है? जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, सोशल फैक्ट्स है, उसको आप देखिए। आप तो क्या नीतीश जी इस बार अपना कुर्सियाँ छोड़ के दूसरा को देंगे कि तुम लोग भी बैठो? अच्छा सुनिए ना, जातीय जनगणना नीतीश जी जो बिहार में कराए हैं, इससे अगर सभी लोगों को इतना ही दिक्कत है तो केंद्र में भाजपा के सरकार के हमारे हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जिनको आपत्ति है उनको कहिए ना कि मोदी जी, नीतीश जी गलत कराए हैं जनगणना, आप बढ़िया वाला कराइए जनगणना पूरे देश में। ये गलत है, सही आएगा कि क्या है? वो तो जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो जनगणना नहीं करा रहे हैं। जिनको नीतीश जी के जनगणना पर आपत्ति है वो मोदी जी से कहें कि गलत है, आप सही करवा दीजिए पूरे देश में, तो ये लोग कह तो रहे हैं। और वैसे भी नीतीश जी ने जातीय सर्वे कराया है, जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार तो हर 10 साल पर जनगणना होता है, वो तो 11 के बाद 21 में होना था, करवाया ही नहीं है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि क्या फायदा क्या हो रहा है आपको? जातीय जनगणना से क्या फायदा हो रहा है बिहार में? हमको तो कोई फायदा दिख नहीं रहा है, मैंने आपको अगर दिख रहा है तो आप बताइए। देखिए, जाति आज तो बनी नहीं है। अच्छा, आई जाति बनाया कौन है? जाति जिसने बनाया है उसने अब तक तो अपने को श्रेष्ठ सामाजिक तौर पर बनाए रखा है कि हम फलना है, हम चिलना है, तुम ये हो, तुम वो हो। तो जाति जो बनाया अब तक जाति का आनंद लिया, अब जब गिनती होने लगी तो छटपटाहट होने लगा। अरे सर, तो गिनती होने लगा तो मैंने एक तरफ सर कहते हैं कि जाति पाति नहीं होना चाहिए, जाति हिंदू तो हिंदू है सर, हिंदू हिंदू है, हिंदू को आप जात पात में कहे बांट रहे हैं? हिंदू हिंदू है तो जाति बनाया कौन है आखिर? ये जाति का सीढ़ी किसने बनाया है कि फलना फलना जात और चिल्ला चिल्ला जात? इस सीढ़ी के सबसे पहला ऊपर पर रहेगा ब्राह्मण और सबसे नीचे पर रहेगा दलित। तो ये तो वर्ण व्यवस्था है सर, तो बहुत पहले से आ रहा है। हाँ, तो ये किसने बनाया? ये तो बने पुराने। तो ये आप मानते हैं ना कि ये समाज का हकीकत है, सच्चाई है? जाति आज के दिन में समाज का सच्चाई है, कोई इससे ऊपर नहीं सोच सकता है। ठीक है, बात आपकी बात ठीक है, पर आखिर अभी हम देख रहे हैं कि पूरा बिहार में एकदम आग लगा हुआ है जाति का। जिसको देखिए वो अपना पोस्टर ले घूम रहा है कि मेरा इतना परसेंट है, कोई इतना परसेंट का हिस्सेदारी चाहिए। का है, बबुआन राजपूतान पहले होता था तो वो जातिवाद नहीं था। अब जब संख्या गिराने लगा और एक फिल्टर निकल के आया कि सामने कि कौन कितना है, तो इससे छटपटाहट शुरू हो गया है। नहीं, छटपटाहट क्या शुरू हुआ? बात ठीक है, हुआ, उसके लिए दिक्कत नहीं है, पर क्या यही सबसे प्रमुख मुद्दा है? जातीय मुद्दा है, और कोई मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा प्रमुख ये नहीं है, अभी तो गिनती हुआ है, मुद्दा तो अब आना शुरू होगा। मैंने आप क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या और करिए? मुद्दा तो अब आना शुरू होगा कि कौन जात कितना जो है कि संसाधन पर कब्जा किए हुए है। अच्छा, ये कैसे कर रहे हैं कि आप संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं, कैसे कर रहे हैं? देखिए, जो इस देश के तथाकथित बैकवर्ड हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, वो इस देश के मूल निवासी हैं। ये हमको नया बात नहीं बता रहे हैं। आर्य और अनार्य का विभाजन हुआ है कि जो आर्य हैं वही अगड़ी जातियां हैं और वो विदेशों से आई हैं, और जो अनार्य हैं वही इस देश के मूल निवासी हैं। हाँ, ठीक है, चलिए, ये बात तो है। तो अब धीरे धीरे इस जनगणना से तो क्लियर हो रहा है ना कि भाई इस देश का मूल निवासी 85% है, अब 15% अनार्य लोग हैं जो अपने को अगड़ी जाति या स्वर्ण जाति कहता है, और ये 15% लोग जो है आज के डेट में 85% संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, और बाकी 85% लोगों के बीच में 15% में बंटवारा है। अरे सर, तो कब्जा कैसे कर दिया? हमको समझ में नहीं आ रहा। यही तो सोचने वाली बात है कि जो इस देश का मूल निवासी रहा होगा, यहाँ जंगल झाड़ पहाड़ रहा होगा, वो उसको जो है कि काट के समतल मैदान खेत के लायक बनाया होगा, तो वो मजदूर कैसे बन गया? और जो बाहर से आए लोग हैं वो मालिक कैसे बन गए? तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि जबरदस्ती हथियार लिया गया है क्या? अब क्या हुआ है ये तो इसी से अब पता चलेगा ना। मान लीजिए कमा के ही तो बनाया होगा, आखिर ये स्वर्ण जाति अभी है तो कमा के ही बनाए होंगे। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी भी संविधान के द्वारा दिया हुआ एक राइट है। हाँ, ठीक है। तो उसके तहत आपको तो सीलिंग करना होगा ना। आप राशन कार्ड का यूनिट बनाते हैं ना कि आपका 1 यूनिट तो इतना किलो अनाज, तो जिनकी जितनी जातियां हैं उतना यूनिट बना दीजिए कि आप एक परिवार है इतने जात का, तो इतना संसाधन रखिए, बाकी आप दीजिए सरकार को, जिनको नहीं है उनको बांटेगा। अच्छा, ठीक है। तो एक बात बताइए सर कि पूरा देश, अभी तो बिहार में आग लगा था जातिगत गणना का, अब तो पूरा देश में डिमांड हो रहा है कि जातिगत गणना करवाइए, तो अब पूरा देश भी
इसी मुद्दे पे लग जाएगा कि भाई जाति हम करना करो, देखिए देखिए बिहार का जो जातीय जनगणना है वो एक सैंपल है, हाँ। ये एक नमूना है। हाँ। आप जब हांडी भर भात बनाते हैं हाँ। तो दुइये दाना दबा के देखते हैं कि पका है कि कच्चा है। आप बिहार का जातीय जनगणना आ गया, पूरे देश का कमोबेश यही हालात है, यही स्थिति है। ये एक सैंपल है, पूरे देश में जातीय जनगणना की ज़रूरत है। और आप जनगणना करेंगे तो यही निकल के आएगा कि 15% ही अगड़ी जातियाँ हैं और 85% जो है यहाँ की मूल निवासियाँ हैं, और वो जो है कि अपना जीवन यापन करने के लिए परेशान है। और 15% लोग जो है कि उनके पास इतना अकुत संपत्ति है कि उनको पता ही नहीं है कि कितना संपत्ति उनके पास है। सारे संसाधन, खेत बधार से लेकर बिजनेस व्यापार से लेकर नौकरी चाकरी तक सब कौन है। आज तो राजनीति में मुद्दा हो रहा है ना, राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि ओबीसी के 3 सचिव, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हैं कि इस हॉल में बताइए ओबीसी के कितने पत्रकार। तो ये सवाल आएगा ना, मुद्दा तो अब शुरू होगा कि अगर इस देश में बेरोजगार है तो बेरोजगार कौन किस जात का है, ये बताइए। तो अच्छा ठीक है, आप जो बात बोले वो तो सही है, तो इसका मतलब कि उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ना। एकदम मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा है, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, कोर्ट में जज नहीं है, कार्यालयों में अधिकारी पदाधिकारी किस वर्ग के लोग बैठे हैं, ये तो होना चाहिए गिनती। तो किनका कितना जो है कि आर्थिक संसाधन प्राप्त हो रहा है और किनकी कितनी संख्या है। तो जो जिस वर्ग का है, जो संपन्न है, वो अपने वर्ग के लोगों को मदद करे, आगे लाए। तो क्या लगता है कि सरकार ये करवाया है तो इसके हिसाब से सबकी भागीदारी तय होगी? एकदम होगी। ये मंडल पार्ट 2 की आगाज है, ये मंडल पार्ट 2 की शुरुआत है। आपको लगता है कि ऐसा होगा? एकदम होगा, बिल्कुल होगा। हिसाब से विधायकी में या सांसदी में भी हिस्सेदारी सबसे पहले एकदम है। तब आप पूना पैक्ट नहीं जानते हैं? मानिए क्या है? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, BR अम्बेडकर ने यही कहा था कि इस देश के दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट दीजिए, यानी कि इस देश के जो दलित होंगे वो 2 वोट देंगे, एक तो अपना जो रिजर्व क्षेत्र है, रिजर्व सीट होगा, और एक जनरल के लिए। तो इसको मैनेज करके जो है कि पूना पैक्ट करवाया गया। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, बहुत दबाव बना अम्बेडकर जी पर, किसी तरह उनको मनाया गया। लेकिन अब तो ये दिख रहा है ना कि दलितों की क्या स्थिति है। आप सीट रिजर्व कर दिए हैं, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, पैसा से उनको जिता दे रहे हैं जो आपके गोद में जाकर बैठ जा रहे हैं। वो अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक बात है। तो ऐसा अगर आप इस पर मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहूँगा कि चिराग जी जो है, चिराग पासवान जी, ये हमेशा से इनकी पार्टी जो है वो दलितों की पार्टी रही, अति पिछड़ों की पार्टी रही, मतलब हरिजनों की पार्टी रही। पर चिराग पासवान अभी कहाँ है, किसके साथ है? देखिए बिहार के ये जो 3 नेता हैं ना, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, ये बेपेंदी के लोटा हो गए हैं, BPL। ठीक है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है। तो आप पासवान की ही जाति हैं, आपको पासवान का 6% आबादी लगभग आ रहा है, उस 6% में कोई नेता नहीं मिल रहा, प्रवक्ता नहीं मिल रहा है। तो खाली मीठा मीठा बात करते हैं, तब आप गोल गोल बात बतियाना शुरू कर देते हैं। सहनी जी सन ऑफ मल्लाह हैं, जो है कि ये मल्लाहों की पार्टी है, 4 गो विधायक लाया, चल गया भाजपा में। क्या आपको सहनी समाज से नहीं मिलता है आदमी पढ़ा लिखा प्रवक्ता? बिल्कुल है। चिराग पासवान अपना प्रवक्ता बनाए हुए, राजू तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए। पासवान जी में नेता नहीं है लोग। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जीतन राम मांझी की पार्टी में भी यही हालात नहीं। तो आपकी पार्टी जब पासवान जी की पार्टी है तो फिर उसमें सारे आप स्वर्ण कैसे हैं? ये तो चिराग पासवान बताएंगे ना। हाँ, तो वो भी तो तय करें ना फिर हिस्सेदारी। बिल्कुल, वो भी अपने जनगणना जनसंख्या के हिसाब से जो है कि वो तय करें। इसका मतलब कि मांझी जी जो हैं उनको मांझी समाज से नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, आप इसको फॉलो कीजिए। 15% जो स्वर्ण जातियां हैं, हर पार्टी अपने में 15% स्वर्ण के लोगों को दे दे टिकट। 85% लोग जो हैं, हर पार्टियां अपने में 85%, जिसका जितना आबादी है उस हिसाब से टिकट से चुनाव लड़ाए, विधायक बनाए। तो यहाँ जनता बेवकूफ़ है या चिराग पासवान और मांझी जी? ये लोग अपना निजी फायदा उठा रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाकर। जनता समझ नहीं रही है। भाजपा इन लोग को मुखड़ा बनाए हुए हैं। भाजपा ऐसे नेताओं को अपने साथ रख रही है जो आरक्षण खत्म करने का बात करता है, वो आरक्षण देगा जी। मुकेश सहनी कहते हैं कि जो आरक्षण देगा हम उसके साथ जाएंगे। आप कैसे सोच सकते हैं कि भाजपा आपको आरक्षण देगा? भाजपा तो आया ही है आरक्षण खत्म करने के लिए, वो तो आया ही है कि संविधान का समीक्षा करने के लिए। ऐसे आप कैसे कर रहे हैं कि भाजपा संविधान खत्म करने आया है? वो तो प्रतिदिन कर रहा है। नहीं, आप तो एंटी भाजपा नहीं, दिन प्रतिदिन कर रहा है। कैसे एंटी भाजपा की क्या बात है? जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, सोशल फैक्ट्स है, उसको आप देखिए, आप एनालाइज कीजिए। वो तो दिन प्रतिदिन जो है कि खत्म कर रहा है आरक्षण। जब EWS आरक्षण देने का बात हुआ तो कौन सा आप अध्ययन कर लिए?
मंडल कमीशन ने जातीय आधार पर जनगणना दिया था। संविधान में एक लिमिट है कि 50% से ज़्यादा नहीं होगा, तो दलित और आदिवासी को उनके आबादी के हिसाब से मिल गया, और ओबीसी को 50 से ज़्यादा नहीं दे सकते थे, इसलिए बचा हुआ 27% दिए, और सिर्फ 15% लोगों के लिए आप 10% EWS दिए हैं। जब ढाला उठा ही है तो सारा ट्रेन पार कराइए। ओबीसी का 65% आबादी है, 65% दीजिए आरक्षण, 85% जो है कि पिछड़े लोग हैं 85% आरक्षण दीजिए, सीधा बात है। ठीक है, आपका बात बिल्कुल सही है। तो एक सवाल का जवाब दीजिए कि कुर्मी कितने परसेंट है? देखिए, कुर्मी 3% हों या कुशवाहा 5% हों, सब तो हैं ओबीसी में ही। हाँ, ओबीसी बीसी आदि पिछड़ा है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर सब ओबीसी बीसी में से हैं तो क्या नीतीश जी इस बार अपना कुर्सियाँ छोड़ के दूसरा को देंगे कि तुम लोग भी बैठो? अच्छा सुनिए ना, जातीय जनगणना नीतीश जी जो बिहार में कराए हैं, हाँ। इससे अगर सभी लोगों को इतना ही दिक्कत है, हाँ। तो केंद्र में भाजपा के सरकार के हमारे हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हाँ। जिनको आपत्ति है उनको कहिए ना कि मोदी जी, नीतीश जी गलत कराए हैं जनगणना, आप बढ़िया वाला कराइए जनगणना पूरे देश में, ये गलत है, सही आएगा कि क्या है? वो तो जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो जनगणना नहीं करा रहे हैं। जिनको नीतीश जी के जनगणना पर आपत्ति है वो मोदी जी से कहें कि ये गलत है, आप सही करवा दीजिए पूरे देश में, कहिए लोग। कह तो रहे हैं सर। और वैसे भी नीतीश जी ने जातीय सर्वे कराया है, जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। हाँ, केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार तो हर 10 साल पर जनगणना होता है, वो तो 11 के बाद 21 में होना था, करवाया ही नहीं है। मोदी जी से कहिए कि करवाएं, वो जिनको लग रहा है कि गलत जनगणना हुआ है तो मोदी जी से कह के बढ़िया वाला सही वाला जनगणना कराएं। बताइए कि आप लोग समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप लोग काहे नहीं कह रहे हैं कि हम लोग को मिलना चाहिए? विधायकी में आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? सांसद में आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? आएंगे, अब आएंगे, अब सब लोग अपना अपना अधिकार मांगेंगे। अब जैसे हो गया ना कि भाई यादवों की आबादी 14% है, हाँ। लेकिन इनसे ज़्यादा तो मुसलमानों की आबादी है, हाँ। 17% है। हाँ। तो सारी पार्टियां ये शुरू करेंगी धीरे धीरे, हाँ। 17% लोगों को टिकट दें, मुसलमानों को भी दे दें, 14% लोगों को टिकट दें। हाँ। यही तो बात है, इसी को तो बैलेंस करना है, यही तो बताना है, चाहे वो विदिन हो या इंटर हो या इंट्रा हो। अच्छा, तो अभी तक तो बैलेंस इसको बैलेंस करना है। तो बिहार में तो अभी तक बैलेंस नहीं था, तो अब लगता है आपको बैलेंस हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए और होगा। तो मतलब आप लोग को लगता है कि ऐसा हो जाएगा और सबको अपने हक के हिसाब से हिस्सेदारी मिल जाएगी? एकदम मिलेगी। देखिए, जाति क्या है कि सामाजिक सच्चाई है। हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, और जैसे ही आपको मेरी जाति के बारे में पता चलता है तो आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल बना हुआ है बड़प्पन कि हम फलना जात हैं तो हम तुमसे बड़ा हैं। और इसीलिए देखिए, आरक्षण का आधार भी जो है आर्थिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भेदभाव जो है वो आर्थिक आधार पर होता ही नहीं है। भेदभाव जो है कि जाति के आधार पर होता है, तो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर आरक्षण दीजिए। जो जितना संख्या है वो उतना खेत रखेगा, वो उतना बिजनेस व्यापार करेगा, वो उतना नौकरी चाकरी करेगा। तो खेतवा छीन लीजिएगा सबसे? छीन नहीं लेंगे तो बिहार सरकार ही लैंड रिफॉर्म में एक कानून बनाया था, हाँ। सीलिंग सरप्लस एक्ट। ये क्या है? ये वो नया चीज़? आप तो जब आते हैं आपके पास तो वो नया चीज़ आप बता देते हैं। देखिए, बिहार सरकार लैंड रिफॉर्म कानून बनाने वाला पूरे देश का सबसे पहला राज्य है। अच्छा। यहाँ पर भूदान में भी ज़मीनें विनोबा भावे ने लोगों से मांगी कि जिनको ज़्यादा ज़मीन है भाई दीजिए, गरीबों को हम बांटेंगे। उसके बाद सरकार ने एक कानून बनाया, सीलिंग सरप्लस एक्ट उसका नाम था। अच्छा, ये क्या है ये बताइए? लेकिन जिनके पास ज़मीन ज़्यादा थी वो अपने नौकर के नाम पर, अपने कुत्ते के नाम पर ज़मीन दिखा करके, और लोगों ने सरकार को नहीं दी ज़मीन। इस पर बिहार सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, सीलिंग सरप्लस एक्ट कानून को लागू करना चाहिए, एक यूनिट बनाना चाहिए कि पर परिवार कितना ज़मीन मिलना चाहिए, उसको बांट दीजिए। जिसके पास नहीं है उसके पास मिलेगा, और जिनके पास ज़्यादा है, जिसके पास 1000 बीघा जमीन है तो खेती करता है अपने से। खेती तो नहीं करता, करवाता है। तो जो करवाता है, खेत जोतने वाले का खेत क्यों नहीं है? जो खेती कर रहा है उसका ज़मीनें नहीं है और दूसरा लोग मालिक बन के बैठा है, तो ऐसे कैसे होगा? मतलब तो आप तो लग रहा है कि छीन लीजिएगा? छीन नहीं लीजिएगा, अनुपातिक रूप में बांट दीजिए। जैसे हम लिंगा अनुपात करते हैं ना, और जनसंख्या घनत्व हम लोग निकालते हैं ना कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है और बिहार की आबादी कितनी है, तो भाई आबादी में क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो प्रति किलोमीटर रहने वाले व्यक्ति का संख्या पता चल जाता है। उसी तरह कितना खेत है और कितने परिवार हैं, उसमें परिवार के हिसाब से यूनिट बना के बांट दीजिए। एक परिवार को इतना खेत पड़ेगा, उतना ज़मीन दे दीजिए सबको, सब खेती करेगा, सब जिएगा। तो आपको लग रहा है कि ये संभव है? एक बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। जब मंडल कमीशन के द्वारा अध्ययन किया गया पिछड़ी जातियों को
का संख्या लाया गया, तो ये मंडल पार्ट 2 है, ये क्यों नहीं हो सकता है? चलिए, तो मैं अपेक्षा करूँगा कि सभी जातियों को, भाई जैसा आप कह रहे हैं सर कि ये होना चाहिए और ये होगा, आपको मौजूदा सरकार से बहुत आशाएं हैं, तो ऐसी आशाएं आपकी पूरी हो। और ये मेरी बहुत शुभकामनाएं है कि आप भी कल को विधायकी संसदीय में आए। तब से देखिए, मिले या न, से बुद्धिजीवी लोगों की जरूरत है बिहार में। देखिए, मिले या न मिले, इस देश का दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा अब जागरूक हो गया है। अब वो अधिकार के लिए आएगा, जहाँ भी आएगा मुखर होकर के अपनी बात को रखेगा। उसके पूर्वज जो थे, दादा परदादा यहाँ के मूल निवासी थे, वो आज मजदूर बना बैठा है, और जो बाहर के आर्यन हैं, जो विदेशी हैं, वो मालिक बने बैठे हैं। तो ये कैसे हो गया इस देश में? तो आज की बात थोड़ी है सर। तो ये आज की नहीं है, तो इसको सुधार करना आज का ज़रूरत तो है ना। अच्छा ठीक है, तो हम तो आशा करते हैं कि आप लोग सुधार करवाइए और मौजूदा सरकार यही तो समाज सुधार है और समरस समाज बनाने का पहल है। यही तो सामाजिक न्याय की परिभाषा है। सामाजिक न्याय यही है, इसको कायम करना है। चलिए, तो जातिगत गणना पर धर्मपाल पीयूष जी से बात हुई और हम आशा कर रहे हैं कि बुद्धिजीवी आदमी है समाज से, और आगे ये भी अपनी भागीदारी सिद्ध करें, कम से कम समाज में आके और खास करके राजनीति में आके। हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।